नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी बुलेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा चैप्टर खेती पर बेस्ड है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि खेती का जन्म कब हुआ। तो 10,000 BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब सरल भाषा में हम जिन्हें आवारा कहते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे खाने और रहने की जगह की खोज में। वो अपना खाना किन्हें बनाते थे? वो अपना खाना कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और जानवरों का शिकार करके अपना खाना बनाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने कुकिंग शुरू की और फिर उसके बाद उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया। तो कल्टीवेशन में यानी खेती करनी शुरू की। तो खेती में शुरू में उन्होंने क्या उगाया? चावल और गेहूं। फिर उन्होंने आगे बहुत सारी चीजें उगाई और कल्टीवेशन का यहाँ पर जन्म हुआ। अब हम जानते हैं कि क्रॉप यानी फसल किसे कहते हैं। क्रॉप को हम सरल भाषा में, हिंदी भाषा में फसल कहते हैं। तो जब एक ही तरह के प्लांट बड़ी सी जगह में उगाए जाएं तो उसे फसल कहते हैं। हमने पढ़ा कि क्रॉप किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं। क्रॉप के दो टाइप्स होते हैं मेनली, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो फसल बारिश के समय उगाई जाए। ठीक है, जून से सितंबर के बीच जो फसल उगाई जाती है। अब जून से सितंबर भारत की बात की जा रही है। इंडिया में जून से सितंबर जब लगता है तो वो बारिश का सीजन होता है। ठीक है, तो इस समय खरीफ की खेती होती है, खरीफ क्रॉप होते हैं। अब दूसरा है रबी क्रॉप। तो जो ठंड के समय, जो फसल ठंड के समय उगाई जाती है वो होती है रबी क्रॉप। ठीक है, ठंड का मौसम कब होता है भारत में? अक्टूबर से मार्च में। अब हमने पढ़ा कि खेती का जन्म कब हुआ, खेती क्या होती है। अब हम जानते हैं कि खेती करने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, उन्हें कौन कौन से स्टेप्स करनी पड़ती है। तो उन्हें मिट्टी को प्रिपेयर करना होता है, बीज बोने होते हैं, फिर मैन्युअल फर्टिलाइजर डालना होता है, पानी देना होता है जिन्हें हम इरिगेशन कहते हैं, फिर वीडिंग, जो वीड्स उग जाती है छोटी छोटी उनको हटानी होती है, फिर जो होता है हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब काटनी पड़ती है जो फसल होती है, फिर उन्हें भूसे से भी अलग करनी होती है और फिर उन्हें स्टोर करनी होती है। तो ये सारी प्रोसेस किसान करते हैं। तो अब हम इन्हें डीप में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला टास्क होता है मिट्टी को प्रिपेयर करना। तो हम मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करते हैं? हल के द्वारा। तो हल के द्वारा मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है। तो मिट्टी ढीली होती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो मिट्टी में अर्थवर्म और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, जो कि हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते हैं। और हम इस प्रोसेस को प्लफिंग या फिर टिलिंग कह सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। जो सबसे पहला है हल, जिसे हम प्लव कहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आप टिलिंग जो अभी हमने पढ़ा, मिट्टी को प्रिपेयर करना, वो प्रोसेस हो सकती है और वीड्स को रिमूव किया जा सकता है हल की मदद से। अब हल के भी दो भाग होते हैं, प्लव शैफ्ट और प्लव शैफ्ट। ठीक है, तो ये दो भाग होते हैं। अब इस हल को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, दो बैलों के कंधे पर एक बीम रख दिया जाता है और उससे हल को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हल को यूज किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे है हो। ठीक है, तो हो किसे कहते हैं? ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे इसे हो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हो की बेंड प्लेट है इसका ही मेन काम रहता है। ये किस किस काम में यूज आता है? जो प्लव के काम है वही इसके भी काम है। तो इससे हम टिलिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और मिट्टी को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीड्स जो होती है उन्हें रिमूव कर सकते हैं इसके द्वारा। थर्ड नंबर पे है कल्टीवेटर, एक मशीन
इसे अभी अभी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं क्योंकि इससे टाइम बचता है और किसानों की मेहनत बचती है, लेबर बचता है। अगली प्रोसेस होती है बीज बोने की, जिसे हम कहते हैं सोइंग। तो ये सिर्फ इतना ही है, इसके में कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है, केवल इसे ही कहते हैं बीज बोने को ही सोइंग कहते हैं, बुआई कहते हैं। ये प्रोसेस करने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स चुनने होते हैं। बीज चुनने के लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप उसे कर सकते हैं। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों एक्टिविटी इस चैप्टर की होगी। ये मेथड ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल के द्वारा की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में ट्रेडिशनल टूल की सहायता से सोइंग की मेथड करी जा रही है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कल्टीवेटर के पीछे सीड ड्रिल लगाई गई है और खेत को पहले जोता जा रहा है, फिर पीछे से कोई सीड डाल देता है, यानी बीज डाल देता है। अगली प्रोसेस होती है मैनुअल और फर्टिलाइजर डालने की। तो हम मैनुअल और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि प्लांट्स को इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो सब्सटेंस सॉइल में न्यूट्रिशन के फॉर्म में डाले जाते हैं, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें मैनुअल और फर्टिलाइजर कहते हैं। अब ये जो मैनुअल फर्टिलाइजर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? जो फर्टिलाइजर होता है वो मेन मेड होता है लेकिन इनऑर्गेनिक होता है, और मैनुअल में मेन मेड ही होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक होता है पूरी तरह से, क्योंकि वो काऊ डंग और प्लांट्स के जो कचरे होते हैं जैसे चाय पत्ती, ठीक है, प्याज के छिलके, इन सब चीजों को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करता, लेकिन मैनुअल बहुत सारा ह्यूमस सॉइल में ऐड करता है। जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, लेकिन जो मैनुअल जो खाद है ना वो खेत में भी बनाया जा सकता है। अब फर्टिलाइजर जो होता है उसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। और जो मैनुअल होता है उसमें ऐसा कोई लेस रिच होता है, मतलब कि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं मैनुअल में। अब हम जानते हैं खाद के कुछ एडवांटेजेस, मैनुअल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, सॉइल में वाटर ज्यादा भरा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि सॉइल में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं जिनसे गैस आराम से आ जा सकती है। तीसरी चीज कि ये सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, और चौथी चीज ये कि इससे फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर बढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रोब्स हमने जाने थे अर्थवर्म और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो, ठीक है, तो इनके नंबर्स बढ़ते हैं, ये दुगने तिगने हो जाते हैं, तो ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हमने देखा मैनो और फर्टिलाइजर, ठीक है। तो मैनो और फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं? प्लांट्स के लिए खाने के रूप में है। अब खाने के साथ पानी भी चाहिए, तो पानी हम जब खेत में पानी देते हैं तो उसको इरिगेशन कहते हैं और हिंदी में सिंचाई कहते हैं। फसलों तक पानी पहुंचाने की प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? वेल, ट्यूबवेल, पोंड, लेक, रिवर, डैम और कैनल। जो पानी के सोर्स होते हैं वही इरिगेशन के सोर्स होते हैं, क्योंकि ये खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। खेतों को पानी अलग अलग तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। 6 तरह हम बताएंगे, 6 टाइप्स जिस तरह से आप खेतों को पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन 6 टाइप्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी 2 कैटेगरी होती है। एक होती है मॉडर्न सिस्टम और एक होती है ट्रेडिशनल सिस्टम।
ठीक है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होते हैं जो कि पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, और मॉडर्न सिस्टम क्या होते हैं जो अभी के जमाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सभी को जानेंगे। ठीक है, अब मॉडर्न सिस्टम में हम केवल 2 मेथड्स जानेंगे, और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें हम 4 मेथड्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल सिस्टम जानते हैं। सबसे पहला है मोल्ड। ठीक है, इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है, एक किसान होता है, वो एक बड़ी सी रस्सी लेता है, एक सिरे पर, एक कोने पर वो बाल्टी को बांध देता है, और दूसरे कोने पे वो एक बैल को बांध देता है। ठीक है, अब जो इन दोनों जो बाल्टी बांधता है तो वो कुएं से लेके जाता है। ठीक है, अब बाल्टी को कुएं में लगा देता है, और उस बाल्टी को नीचे डाल देता है। जब बाल्टी नीचे पानी भर लेती है तो क्या होता है, जो बैल होता है ना वहां पर, वो बैल आगे जाता है। इससे क्या होता है कि बाल्टी भर कर ऊपर आ जाती है। फिर वो बाल्टी को किसान ले लेता है, और उसका जो पानी होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड जहाँ पे उसने खेती की थी वहां पर डाल देता है। अगला होता है चेन पंप। तो चेन पंप में क्या होता है, चेन होती है। ठीक है, तो गोल गोल घूमती रहती है, एक साइड बाल्टी होती है, और जब चेन के दूसरे साइड जो होती है ना, वो होती कोई सा भी इरिगेशन सोर्स जो हमने बताया था आपको, हो सकता है ट्यूबवेल, हो सकता है वेल, कैनाल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नदी हो सकती है। तो क्या ये जो चेन है वो घूमती रहती है, तो ये जो बाल्टी ना वो भी जाती साथ में। तो जो बाल्टी है वो नदी तक जाती है और पानी भर के आती है, और वहां पर एग्रीकल्चर फील्ड में उस पानी को डाल देती है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी मेथड। तो तीसरा सिस्टम होता है राहत सिस्टम। ठीक है, तो आप जो बैल देख रहे हैं वो क्या करती है, ये जो बीम है इसको गोल गोल घुमाती है अपने कंधों के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो लीवर है ना, इसकी हेल्प से वो व्हील भी घूमने लग जाता है। जो व्हील दिख रहा है ना आपको बड़ा सा वो, ठीक है, तो व्हील में बहुत सारी बाल्टियां बंधी होती हैं। ठीक है, अब वो बाल्टियां क्या करती है, नदी में भरा जाती है, क्योंकि जहाँ इस व्हील होता है ना उसके नीचे ही कोई सा भी इरिगेशन सोर्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी ही मेनली होती है, क्योंकि कुआं होता है होगा तो फिर बहुत नीचे जाना पड़ता होगा, तो नदी ही मेनली होती होगी। ठीक है, तो नदी में पानी वो भरता रहता है बाल्टी में, और जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो ऊपर से जब मूव होता है तो पानी नीचे एग्रीकल्चर फील्ड पे चले जाता है। तो ये है तीसरी इरिगेशन सिस्टम मेथड। चौथा सिस्टम होता है ढेकली इरिगेशन सिस्टम। इससे क्या होता है, एक सिसो जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पत्थर बंधा नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या करता है, किसान एक कोने पे बाल्टी बांध देता है और उसको फिर डाल देता है कुएं में। ठीक है, तो दूसरे साइड फिर जब पानी भर देता है बाल्टी में, तो दूसरे साइड फिर आकर वो पत्थर बांध देता है। तो पत्थर का वजन ज्यादा होता है, इसलिए बाल्टी ऊपर खींचा जाती है, बाल्टी ऊपर आ जाती है। ठीक है, और जो किसान रहता है वो बाल्टी को ले लेता है और एग्रीकल्चर फील्ड पे पानी डाल देता है। जो भी आपने मेथड्स देखी उसमें पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न मेथड्स ऐसी होती है जिसमें पानी का बहुत कम वेस्ट होता है और सही मात्रा में पानी पहुंच भी जाता है। तो मॉडर्न सिस्टम में सबसे पहले होती है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो यहाँ पे कुएं में पाइप लगा होता है और बाहर भी, तो मोटर की मदद से कुएं में से पानी इन पाइप्स में जाता है। ठीक है, और पाइप्स में स्प्रिंकल्स बंधे हुए हैं, आप देख रहे होंगे स्प्रिंकल्स हैं, इससे शावर जैसे पानी जाता है तो वो प्लांट्स तक पहुंच जाता है। जगह जगह स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस पिक्चर में आपके बुक में भी ये दी गई है। अगली प्रोसेस होती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये भी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की जैसा ही है, इसमें मोटर भी वहीं लगी है, और बस इसमें क्या है, जो शॉवर लगे हैं ना, शॉवर की जगह यहाँ पे नोजल्स लगे होते हैं, लेकिन वो भी पाइप के नीचे। ठीक है, शॉवर पाइप के ऊपर था और जो नोजल्स होते हैं वो नीचे होते हैं। नोजल्स कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो क्या होता है, ये जो नोजल्स होती है ना वो लगी होती है नीचे एकदम प्लांट्स के पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्लांट्स के रूट में ही पानी जाता है और वो भी धीरे धीरे जाता है, तो उससे प्लांट्स में पानी भी जाता है। पानी इन दोनों मेथड से पानी बहुत बचता है। अगली प्रोसेस जो किसान को करनी होती है उसका नाम होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं, तो प्लांट्स के पास छोटे छोटे अनडिजायरेबल जिन्हें हम जानते भी नहीं और नेचुरली उग जाते हैं, हमने उगाए भी नहीं फिर भी उग जाते हैं, तो उन्हें वीड्स कहते हैं। अब वीड्स को हटाना जरूरी क्यों होता है,
क्योंकि ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के साथ compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और ज़्यादातर तो जो वीड्स होती है वो उनसे सनलाइट भी छीन लेती है, उनसे मिट्टी के न्यूट्रिशन भी छीन लेती है। पानी जब हम खेतों में देते हैं ना, तो वो पानी भी वीड्स ही ले लेती है, वो प्लांट्स तक कुछ पहुंचने ही नहीं देती, तो वो पहले ही सब ले लेती है, तो प्लांट्स तक कुछ पहुंच नहीं पाता और फिर प्लांट्स सूखे सूखे हो जाते हैं। वीड्स को तो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और एक और केमिकल होता है, ठीक है, तो केमिकल के द्वारा भी हम वीड्स की ग्रोइंग को रोक सकते हैं। तो वो उस केमिकल को वीडाइसाइड्स कहते हैं। तो उससे क्या होता है, वीड्स जो होते हैं वो उगते नहीं है, तो कम्पीट भी नहीं करते हैं, वो डेड हो जाते हैं वहीं के वहीं, पर हम उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के पास छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं जिन्हें हम उगाते नहीं हैं, फिर भी उग जाते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं, और उन्हीं वीड्स को हटाने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। अगली प्रोसेस होती है हार्वेस्टिंग की प्रोसेस। जब खेत में प्लांट्स अच्छे से उग जाते हैं तो उनकी कटाई करनी पड़ती है, तो जब हम उन्हें काटते हैं तो उसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग का एक फेस्टिवल भी होता है, बहुत सारे होते हैं कि नहीं, दिवाली बैसाखी सब हार्वेस्टिंग के ही है। अब वो क्यों मनाया जाता है, 3-4 महीने की इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद किसान को सुकून मिलता है कि हमारे पास बहुत अनाज आ गया है, हम उन्हें बेच सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे किसान को खुशी होती है और वो एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करता है। अब वो दिवाली बैसाखी अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा है और अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इस फेस्टिवल को जाना जाता है। तो कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं आपकी बुक में लिखे हैं, दिवाली, पोंगल, बैसाखी एंड एटसेट्रा, ओके। अगली प्रोसेस होती है थ्रेशिंग की। इसमें क्या करना होता है, जो भी हमारे प्लांट्स है, जो भी हमारा ग्रेन आया है, उसको हमें भूसे से अलग करना होता है, कचरे से अलग करना होता है, ठीक है, और जो ग्रेन्स हमें मिल जाते हैं उन्हें अलग करना होता है। वो कैसे कर जाते हैं, थ्रेशिंग की एक मशीन होती है, उनके द्वारा ये अलग की जा सकती है। और इसी प्रोसेस को एक और मेथड में किया जाता है जिसका नाम है विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग में भी एक मशीन यूज होती है और एक अलग टाइप से भी किया जा सकता है। आप जैसे देख रहे होंगे ये लेडी कैसे कर रही है, ठीक है। तो विनोइंग और थ्रेशिंग अलग कैसे होती है, तो थ्रेशिंग में क्या होता है, जो बहुत बड़ा फार्मर होता है जिसके पास बहुत सारा खेत होता है, तो वो उसके पास ग्रेन भी ज्यादा होता होगा और कल्टीवेशन भी वो ज्यादा करता है, ठीक है। तो उसके पास थ्रेशिंग मशीन होती है, क्योंकि थ्रेशिंग में बहुत सारा डाल सकते हैं हम उसमें इकट्ठा, ठीक है। अब जो छोटा आदमी होता है, जो छोटा किसान होता है, वो क्या करता है, थ्रेशिंग मशीन की जगह वो विनोइंग की प्रोसेस करता है। ग्रेन से भी अलग करने के बाद किसानों को यह खतरा रहता है कि कहीं चूहे, छोटे मोटे जानवर आके ग्रेन्स को खराब न कर जाए, तो उन्हें स्टोरेज करना पड़ता है। उन्हें जो भी अन्न आया हुआ है उसको स्टोर करके रखना होता है। तो स्टोर वो जूट की थैली में भी रख कर सकते हैं और बड़े बड़े डैम्स में भी वो करते हैं, ठीक है। तो ये दो ही पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, एक में जूट बैग से कर रहे हैं और एक में बड़े बड़े डैम से कर रहे हैं, ठीक। अब हम जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ और कैटल्स, शीप, गोट, है ना, तो इन्हें चराया जाता है खेत में, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपर फूड दिया जाता है। और ये जब बड़ी मात्रा में किया जाता है बहुत बड़ी जगह पर, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, विच कैन बी क्रॉप, इनमें से कौन सा क्रॉप कहला सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ध्यान से देखकर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दे सकते हैं ABCD में, ठीक है। तो बाय।